बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम अपनी एंटी टेस्ट की रिकॉर्डिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के टेस्ट के ऊपर, जिसका टेस्ट कोड P10 है। तो आइए हम इसकी डिस्कशन सुनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द पाथ अलोंग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स in the magnetic field so is called, so it is the path along which the isolated path of the isolated north pole of the magnet moves, that pole is that path is actually called magnetic field lines। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का पाथ किस तरह से ट्रेस किया जाता है प्रैक्टिकली। तो हम डिफरेंट पोजीशंस पे अपना वो रखते हैं, जो हमारा मतलब कंपास होता है, और कंपास की नीडल जिन जिन पॉइंट्स को फॉलो करती जाती है हम उनको ट्रेस आउट करते जाते हैं, और जो पाथ बनता है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथ बोल देते हैं। तो इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को यहाँ पे राइट किया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज़। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट यानी कौन से हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही चीज़ होती है, हमने क्लास में डिस्कशन की थी। तो दोनों यूनिट हैं इसके, टेस्ला भी है और वेबर पर स्क्वायर मीटर भी। तो इसलिए हम डेल्टा ऑप्शन को राइट करेंगे कि बोथ ऑप्शंस ए एंड बी। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन 3 देखें, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ लूप ऑन ए कॉइल एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन इट, दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। डेफिनेटली जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी लूप के अंदर और उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो इस फिनोमिना को हम फैराडेज लॉ बोलते हैं। फैराडेज लॉ का फार्मूला हमें पता है कि E बराबर होता है -n इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। तो जहाँ पे भी फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप में चेंज हो तो उसके अंदर इस फैराडे लॉ के मुताबिक इतना ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हम चार्ली ऑप्शन को राइट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है किसी भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, तो पावर कांस्टेंट रहती है और वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसलिए वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली करंट इंक्रीज करेगा। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्वेश्चन 5 देखें, द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज समटाइम्स कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ को मोटर के अंदर खास तौर पे हम बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को राइट किया। क्वेश्चन 6 देखें, द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। क्वेश्चन 5 को फिर से देख लें कि मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस और इंड्यूस ईएमएफ जो है ये मतलब प्रॉपर ऑप्शन नहीं थे। इमोशनल ईएमएफ आप कह सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल। तो कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस होती है उसको इमोशनल ईएमएफ नहीं कहते, बल्कि जो रॉड के अंदर होती है, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन टिक किया है क्योंकि उसने कॉइल का लफ्ज़ यूज़ किया था, वरना हम इमोशनल ईएमएफ भी लगा सकते थे अगर रॉड का लफ्ज़ यूज़ होता। क्वेश्चन 6 देखें, द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तो कोई कंडीशन नहीं है, ये 1 2 हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ, क्योंकि नोटेशन में हम या तो इनपुट और आउटपुट पढ़ते हैं या फिर हम प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ते हैं, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन बोल देंगे कि नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 7 देखें, ए 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज मूव्ड एट राइट एंगल्स अक्रॉस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज 5 टेस्ला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने निकालनी है। क्वेश्चन 7 में सिंपल हम फार्मूला लगा देंगे, E इक्वल टू VBL साइन थीटा। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, हम E इक्वल टू VBL साइन थीटा फार्मूला लगाएंगे। थीटा यहाँ पे डेफिनेटली उसने खुद ही 90 बोल दिया है, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और हमें लेंथ दिए हुए हैं। वेलोसिटी की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 है, और जो लेंथ की वैल्यू है वो 0.03 है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर थी तो हम 0.03 मीटर में उसको लिख सकते हैं। तो इस तरतीब से हम थीटा की वैल्यू अगर 90 लगाते हैं तो साइन 91 हो जाता है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, 10 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसलिए देखें हमने जो राइट ऑप्शन टिक की है वो क्वेश्चन 7 में, तो क्वेश्चन 7 में चार्ली ऑप्शन आ जाएगी 0.3 वोल्ट।
क्वेश्चन 8 देखें, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। पहली ऑप्शन है लेंजेस लॉ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन बी है लेंजेस लॉ होल्ड्स इन केस ऑफ इंड्यूस करंट, ये भी ठीक है। लेंजेस लॉ ऑलवेज अप्लाई टू सेमीकंडक्टर, ये गलत है। तो इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन ठीक है क्योंकि बोथ ए एंड बी ऑप्शन ट्रू हैं। क्वेश्चन 9 देखें, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में सही स्टेटमेंट का इंतखाब करें। ऑप्शन ए है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC वोल्टेज ऑफ वन मैग्नीट्यूड इनटू अनदर AC वोल्टेज ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है इन ट्रांसफार्मर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल देन बैक EMF इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल ठीक है क्योंकि रेजिस्टेंस अगर 0 मान ली जाए तो फिर सारी की सारी जो EMF है जो वो बराबर आ जाती है इनपुट वोल्टेज के, ये भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन में देखें, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि दो कॉइल होती हैं और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो रहा होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन ठीक है। डेल्टा ऑप्शन लगा देंगे हम ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 10 देखें, द सेल्फ इंडक्टेंस इज मोर इन केस ऑफ। सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होती है किस केस के अंदर, जब हम चार्ली ऑप्शन यूज़ करेंगे यानी आयरन कोड कॉइल। आयरन कोड कॉइल का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आयरन जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी वजह से हम अगर देखें कि किसी भी कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम पे। तो सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी समझ लें कि आयरन कोर मटेरियल की है क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को राइट किया कि उसकी ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, मीडियम के कांस्टेंट की, वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस इसके अंदर आ जाएगी। एल की वैल्यू इंक्रीज़ करती है अगर म्यू नॉट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, तो म्यू नॉट समझ ले परमिएबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ द आयरन कोर इंडक्टर इज़ हाईएस्ट, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस हाईएस्ट होगी जी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 11 है, इन द इक्वेशन E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। ऑप्शन ए है द सेल्फ इंड्यूस करंट अपोजेज इट्स कास, ऐसे ही है कि सेल्फ इंड्यूस करंट अपने कास को अपोज करता है। द इंड्यूस EMF अपोजेज द चेंज विच प्रोड्यूसेज इज, ये भी ठीक है, इंड्यूस EMF अपने चेंज को अपोज करती है। चार्ली ऑप्शन देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन विद द लेंजेस लॉ, तो ये लेंजेस लॉ है, लेंजेस लॉ की वजह से नेगेटिव साइन आया हुआ है, तो ये डेल्टा ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि तीनों ऊपर वाले ऑप्शन सही हैं, ठीक है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन को ट्रू कर दिया। क्वेश्चन 12 देखें, द EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, तो हम डेफिनेटली इंड्यूस EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, क्योंकि फैराडे लॉ का फार्मूला मैंने भी आपके सामने लिखा था, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये फ्लक्स लिंकेजेस कह सकते हैं, तो EMF इंड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्स के, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन 13 देखें, ए कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स each of side 10 centimeter is placed normal to the magnetic induction which increases the rate of 1 Tesla per second, the induced EMF in volts is। तो हमें क्वेश्चन 14 को सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि फिर से यही फार्मूला लिख दें, E इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, क्योंकि एक ही कॉइल यहाँ पे उसने सेलेक्ट की है क्वेश्चन 14 में, इन अ सर्किट विच ए कॉइल विद अ कॉइल, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गए, उसकी रेजिस्टेंस 2 हो गई, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो सॉरी क्वेश्चन 13 था, क्वेश्चन 13 सॉरी, तो क्वेश्चन 13 में हम आते हैं। क्वेश्चन 13 में फिर दोबारा यही फार्मूला यूज़ करते हैं, E इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इस तरतीब से देखें, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 500 दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स 500 है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला जो है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, आप उसको यूँ लिख सकते हैं डेल्टा B इंटू ए या फिर B इंटू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी मैं B ओवर टी लिख देता हूँ, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उस तरतीब से हम वैल्यूज़ लगाते हैं। हमें ओवरऑल B ओवर टी दिया हुआ है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट दिया हुआ, देखें इसमें क्वेश्चन में कि 1 टेस्ला पर सेकंड, ये देखें ये 1 टेस्ला पर सेकंड असल में B ओवर टी की वैल्यू थी। ओके हो गया, तो हमें एरिया दिया हुआ है, बल्कि एरिया की बजाय हमें लेंथ दी हुई है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर, तो एरिया स्क्वायर में था, तो इसलिए हम चलें B ओवर टी की वैल्यू पहले लगाते हैं, वो तो है 1 हो गई, और एरिया जो है चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही विड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर यस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, और 10
स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। तो इस तरतीब से देखिए -4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये -2 बच जाएगा। -2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो इसलिए बेटे हमने अल्फ़ा ऑप्शन को राइट किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 14 की तरफ। जी ये क्वेश्चन 13 था और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। जी क्वेश्चन 14 को देखिएगा, इसी तरतीब से बिल्कुल फार्मूला ऑलमोस्ट कैलकुलेशन सिमिलर है। क्वेश्चन 14 में हाँ जी वो कह रहा है कि इन अ सर्किट विद a coil of resistance 2 ohms the magnetic flux change from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 second. The change that the charge that flows in the coil during this time is, तो हमें उसने चार्ज बोला है निकालने को। तो देखें हमें ज़ाहिर है चार्ज निकालना है तो हमें करंट निकालना होगा, करंट निकालना है तो हमें पहले EMF निकालनी होगी। तो असल में हम यूँ कर लेते हैं कि हमें उसने बोला था कि चार्ज निकालें। तो देखें Q बराबर होता है I इंटू टी के, तो T तो चलो हमें पता है लेकिन हमें करंट की वैल्यू नहीं पता। तो करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? करंट की वैल्यू हम डेफिनेटली ओहम लॉ लगाएंगे, I इक्वल टू E/R। हमें रेजिस्टेंस दी हुई है कॉइल की लेकिन हमें इंड्यूस EMF नहीं पता, तो इसलिए हम ये अपना EMF की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, वो हम इस फार्मूले से निकाल देते। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, हमें आगे जाना पड़ रहा है। तो E बराबर हो जाएगा N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नंबर ऑफ लूप यहाँ पे 1 है क्योंकि एक सर्किट था। तो डेल्टा फाई की वैल्यू देखें बेटे, उसने 10 वेबर और 2 वेबर दी हुई है, तो ये आ जाएगा 10 - 2। डेल्टा फाई का मतलब है चेंज इन फ्लक्स, और जो टाइम उसने दिया हुआ है वो 0.2 सेकेंड है। तो इस तरतीब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8/0.2। 8/0.2 को आप 8/2 × 10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरतीब से हमारे पास ये 4 और ये 40 वोल्ट इंड्यूस EMF के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था? करंट की वैल्यू। तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू निकलेगी 40 ओवर रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 40/2 करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, तो करंट भी आ गया 20। और अब हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो चार्ज कैसे निकलेगा? Q इक्वल टू I इंटू टी। तो करंट की वैल्यू 20 है और आई थिंक टाइम की जो वैल्यू है वो 0.2 है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 20/2/10। आप इसे कैंसिल कर दें तो 4 कूलम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने जो राइट ऑप्शन टिक की हुई है वो चार्ली ऑप्शन है, ये देख सकते हैं 4 कूलम आंसर है। तो इस तरतीब से हमने इसको सॉल्व करना था। जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन 14 था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे। जी क्वेश्चन 15 देखिएगा। An electric generator is a device that transforms energy into electrical energy। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को राइट किया। क्वेश्चन 16 देखें, द आउटपुट ऑफ एन AC जनरेटर हैज़ ए साइनोसाइडल शेप। क्योंकि AC जनरेटर का जो फार्मूला हम निकालते हैं वो नवाब साइन थीटा होता है, तो आप उसको इस सारी वैल्यू को E0 बोलते हैं। तो इसका मतलब E इक्वल टू E0 साइन थीटा। ये E0 कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब इंड्यूस EMF की जो शेप है वो साइनोसाइडल होगी क्योंकि साइन थीटा पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इसको साइनोसाइडल शेप बोलते हैं। इस ग्राफ की शेप, ऐसा ग्राफ जिसकी शेप साइन कर्व जैसी हो उसे साइनोसाइडल ग्राफ या साइनोसाइडल शेप कहा जाता है। इसलिए अल्फा ऑप्शन ठीक आ जाएगी। क्वेश्चन 17 की तरफ पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल डेफिनेटली ये प्रिंसिपल है कि उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा होता है कॉइल के अंदर जब कॉइल रोटेट करती है। तो ये फार्मूला किसका है? फैराडेज लॉ का है, इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 18 देखते हैं जी क्वेश्चन 18 में है, द आर्मेचर ऑफ जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड 200 टर्न्स। द कॉइल रोटेट इन a magnetic field of 0.75 Tesla. The angular speed so that the maximum EMF of 1.6 volt is generated is। तो हमें मैक्सिमम EMF निकालनी है और ये मैक्सिमम EMF का फार्मूला हमें पता है कि n ओमेगा ए बी के बराबर होता है, यानी E0 n ओमेगा ए बी। हम इसको नवाब भी बोलते हैं याद रखने के लिए। हमें यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है।
ये बराबर आ जाएगा एन ए बी इज इक्वल टू ओमेगा। तो देखिएगा ई नॉट की वैल्यू हम देख रहे हैं किसके बराबर आती है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ उसने हमें बोला है 1.6 वोल्ट है। ये वैल्यू सारी मैं लगा रहा हूँ, तो वैल्यूज़ लगाने के बाद देखिए क्या आंसर आता है। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं 18, नंबर भी लिख लें ताकि याद रहे, आप उसको देख सकें। तो देखें जी, हम वैल्यूज़ लगाते हैं। ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 1.6 है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें दिए हुए हैं 200 लगा दिए। एरिया ऑफ द कॉइल उसने दिया हुआ है, एरिया ऑफ द कॉइल है जी ये एरिया साइड दी हुई है बल्कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरतीब से 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर में बदलेंगे 10⁻⁴ आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दिया हुआ है कितना जी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.75 है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी हैं, ढूंढ के लिखनी पड़ती है वैल्यू, थोड़ा सा लेट हो जाता है। बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻1, ठीक है। इसको आप 200, ये 20 आप इससे आप इन 20 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 75 × 10⁻², और इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 75 लिख देंगे और इसको लिख देंगे 2, ठीक है। इसका फ्रैक्शन और ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁴। 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 150 बनता है, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 10⁻⁻1 ओवर 75 × 2, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 150 × 10⁻⁴। ये ओमेगा आर की वैल्यू आ रही है। 10⁻⁴ को ऊपर शिफ्ट कर दें, ये +3 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा +3 का मतलब है 1000 डिवाइडेड बाय 150। आप इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको बेटे सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, और इसको हम 5 3 15 बोल सकते हैं, और इसको हम 5 2 10 यानी 20/3 आंसर आ रहा है, 20/3। तो 20/3 ये, तो ये बेटे ऑप्शन आई हमारे पास, ठीक है। सारी हम वैल्यूज़ जब कैंसिल कर रहे हैं तो ये वैल्यू है 20/3। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास अवेलेबल है अल्फ़ा ऑप्शन में, इसलिए हमने अल्फ़ा ऑप्शन को राइट किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 19 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, 19 है, इन ए ट्रांसफार्मर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट्स की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस वजह से होती है कि हम आयरन कोर उसमें यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि आयरन कोर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम ये कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस इन एडी करंट ड्यू टू एडी करंट दैट इज़ प्रोड्यूस इन द आयरन कोर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर नहीं बल्कि कोर के अंदर हीट पैदा होती है एडी करंट्स की वजह से, इसलिए चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 20 देखें। If the energy expended to magnetize and demagnetize the core material in each cycle of the AC, then that is called hysteresis loss। आपको पता है कि कोर को मैग्नीटाइज करने में और डीमैग्नीटाइज के अंदर करने में जो एनर्जी खर्च होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 21। लैमिनेटेड कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू रिड्यूस। लेमिनेटेड कोर हम क्यों यूज़ करते हैं, एडी करंट लॉसेस को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसको डेप्थ में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सो लेमिनेटेड कोर किस वजह से इस्तेमाल की जाती है, ताकि एडी करंट को स्टॉप किया जा सके। क्वेश्चन 22 देखें। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू। तो पावर लॉसेस 3 तरह के होते हैं। एडी करंट्स जो कोर के अंदर करंट फ्लो करते हैं उनको एडी करंट्स कहते हैं, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है, और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो ये तीनों प्रोसेस हमने पढ़े हुए हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट करेंगे कि इन तीनों प्रोसेस की वजह से एनर्जी लॉस होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन 23 है। तो क्वेश्चन 23 के अंदर स्टेटमेंट है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म्स 220 वोल्ट्स टू 11 वोल्ट्स। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज हैं
220 ये प्राइमरी है और 11 वोल्ट सेकेंडरी है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल आर 5 एम्पेयर एंड 90 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली, तो डेफिनेटली ये प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी करंट है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़, तो हमें एफिशिएंसी पूछी हुई है, हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी बराबर होती है किसके, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100%। ये एफिशिएंसी का फार्मूला लगा दिया। अब आउटपुट पावर किसके बराबर लिखेंगे, देखें आउटपुट पावर होती है V नॉट इंटू आई नॉट ओवर V आई इंटू आई, यानी इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। आप इसको प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट भी कह सकते हैं, ये सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट होगा जी। तो इस तरतीब से हमें देखें, जो सेकेंडरी वोल्टेज हैं वो हमारे पास 11 है और सेकेंडरी का जो करंट है वो 90 एम्पेयर है, और इनपुट वोल्टेज जो है यानी प्राइमरी का जो वोल्टेज थे वो 220 थे और प्राइमरी का जो करंट था वो 5 के बराबर था। तो इस तरतीब से सारी वैल्यूज़ हमने लगा दी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ हमने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, ये 0 इससे आप कैंसिल कर दें, 11 1 द 11, 11 2 द 22 कर सकते हैं। 9 ओवर हमारे पास एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी किसके, 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100%। 9 ओवर 10 डेफिनेटली किसके बराबर आएगा, 0.9 के। तो 0.9 इंटू 100 कर दें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 90% की। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% है, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी जी बेटे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ जी। इफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी, क्वेश्चन 24 में प्राइमरी हमें टर्न्स दिए हुए हैं, सेकेंडरी दिए हुए हैं, सेकेंडरी टर्न 200 है, प्राइमरी वोल्टेज दिए हुए हैं वो किसके बराबर है, 120 वोल्ट के, प्राइमरी करंट दिया हुआ है, ठीक है, IP की वैल्यू 3 एम्पेयर है। देन आउटपुट पावर विल बी, तो हमें आउटपुट पावर निकालनी है। क्वेश्चन कौन सा है ये, सॉरी जो लास्ट क्वेश्चन था वो 23rd था और अभी हम 24 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 24। तो इसमें हमें फिर दोबारा देखें, बोला गया है कि आप निकालें आउटपुट पावर। तो हमें पता है कि आउटपुट पावर तो इनपुट पावर के बराबर ही होती है ना, तो बेशक आप इनपुट पावर निकाल लें, यानी प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर, दोनों पावर्स बराबर ही तो हैं। तो हमें इनपुट वोल्टेज और करंट दोनों दिए हुए हैं, यानी प्राइमरी वोल्टेज दिए हुए हैं, प्राइमरी वोल्टेज 120 है, ये देखें 120 लगा दिया, और प्राइमरी करंट जो है वो 3 है तो हमने 3 लगा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 360 आंसर आ जाएगा, 360 वाट। तो ये बिल्कुल अल्फा ऑप्शन आ जाएगी, तो आउटपुट पावर हमारे पास 360 वाट के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 25। द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड इन, तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना किसे कहते हैं, जिसमें 2 कॉइल्स आमने सामने पड़ी हों और एक कॉइल का जो फ्लक्स है दूसरी कॉइल के साथ लिंक हो और दूसरी कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस हो जाए, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ऐसे प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में हमें प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है, देखने को मिलता है, इसलिए हमने अल्फा ऑप्शन लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 25 के अंदर अल्फा ऑप्शन आ जाएगी जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। द फिनोमिना यूज फॉर प्रोड्यूसिंग EMF इन ए कॉइल ऑफ जनरेटर इज, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मुराद है कि फ्लक्स चेंज होता रहता है हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर और हमारी रोटेटिंग कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से EMF प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम डेल्टा ऑप्शन लगा देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 27 जी। द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन, तो प्रैक्टिकली फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया है, ट्रांसफार्मर में ही यूज़ होता है, तो अल्फा ऑप्शन लगा देंगे हम। जनरेटर, गैल्वेनोमीटर और एवोमीटर के अंदर सेल्फ इंडक्शन के ये प्रोसेस हैं, या यूँ समझ लें कि एक ही कॉइल यूज़ होती है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट है, क्योंकि 2 कॉइल सिर्फ इसी के अंदर है और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता ही 2 कॉइल्स में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28 है, द फिनोमिना यूज फॉर प्रोड्यूसिंग EMF इन कॉइल ऑफ जनरेटर इज, तो इसमें भी दोबारा डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMF को जनरेट करने के लिए जनरेटर के अंदर कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, वो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, 26 में यही पूछा गया था, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 29 है, द फंक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इज़ टू कन्वर्ट,
तो अगर आप बीटा ऑप्शन देखते हैं कि वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि लिखा है वन डायरेक्ट वोल्टेज, तो डायरेक्ट वोल्टेज पे ये अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से ये सी में भी डायरेक्ट वोल्टेज और डेल्टा में भी डायरेक्ट वोल्टेज का जिक्र है, तो डायरेक्ट वोल्टेज से मुराद डीसी वोल्टेज है, तो डीसी वोल्टेज पे तो ऑपरेट ही नहीं होता ट्रांसफार्मर, इसलिए बीटा ऑप्शन आ जाएगी। बाकी सारे जो है उनके साथ डीसी का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है बाकी तमाम ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन 30 देखते हैं जी। इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय डिक्रीजिंग करंट। आपको पता है कि जो हीट की वजह से करंट पैदा होता है, लंबी लंबी तारों में उनकी बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, तो हम उसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करके अपने पावर लॉसेज को मिनिमाइज़ करते हैं। और करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कैसे की जाती है? वो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन शुरू होती है, तो उससे करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ते हैं लेकिन उतना ही करंट डिक्रीज़ कर जाता है। जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 31। जी 30 हमने बता दिया। 31 देखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज़ यूनिटी, देन द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला लगा देंगे हम सेल्फ इंडक्शन का, ई इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर यूनिटी हो तो ईएमएफ जो आती है वो एल के बराबर आ जाती है। इसका मतलब जो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, वो ईएमएफ के बराबर होगी, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। देन द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, तो ये इसलिए हमने अल्फा ऑप्शन लगा दिया। क्वेश्चन 32 देखें। द हेनरी इज ए यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है, हमें पता है कि जो हेनरी इंडक्टेंस के यूनिट होते हैं। क्वेश्चन 33 है। लेंज़ेस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हमारी बुक की स्टेटमेंट है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन को लगा देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है लेंज़ेस लॉ। क्वेश्चन 34 है। A metallic rod falls under gravity with ends pointing in the direction east and west. Then EMF is induced in it as it cuts B. तो डेफिनेटली जब जो रॉड है अगर वो गिर रहा है नीचे की तरफ, और चले हम इसको अगर देखते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस तरह से, यानी ये फ़र्ज़ किया कोई रॉड है जो वेस्ट ईस्ट की तरफ इस तरह से पड़ा हुआ है, और ये इस तरह से इनवर्ड ऐसे गिर रहा है नीचे, इस तरह से नीचे गिर रहा है। तो जब इस तरफ नीचे आ रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, तो इसलिए इसका मतलब ये कट करेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली इस तरह से कट कर रहा होगा। यानी यूँ समझें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है और रॉड जो है इस तरह से नीचे कर रहा है, तो ये इसको कट करेगा तो एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। तो तब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि ई इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा फार्मूला इस पर लग जाएगा। अगर जो रॉड है वो इस तरतीब से गिरता है तो वो कट कर रहा होता है उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि तब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट एज इट कट्स द बी। जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सम सॉर्ट। जी हमने देखना है कि कौन सा इसमें फिनोमेना जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर में मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है, डायनामो में मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक मोटर में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, वो है हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर असल में एक स्पेशल टाइप ऑफ एमीटर है जो कि करंट की मेजरमेंट में यूज़ होता है, और ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, करंट के अंदर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT फार्मूले के अंदर, ठीक है। हीट एनर्जी से फिर वो करंट की वैल्यू हमें बताता है, तो उसको हॉट वायर एमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन 36 देखिएगा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन ए कॉइल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये असल में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, टाइम ठीक नहीं है, हम इसको चार्ली ऑप्शन में ही लेके जाएंगे, क्योंकि जो इंड्यूस्ड चार्ज है ये अर्ली प्रोसेस है किसका, इंड्यूस ईएमएफ का। हमने पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से पैदा होती है कि जब आप एक पैरेलल रॉड को इस तरह से मूव करते हैं, ज़रा थोड़ा सा आप थोड़ी हिस्ट्री बता दें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये हमारे पास एक रॉड था, जब आप इसको राइटवर्ड मूव कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस तरह से आप इसको जब मूव करवा रहे थे तो यहाँ पे चार्जेस पैदा हुए थे, ये उन चार्जेस की बात कर रहा है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इसके साथ हमने ये गैल्वानोमीटर लगा के तो इसको करंट फ्लो करवाया था। तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस असल में इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से ही ईएमएफ पैदा होती है। तो जब ईएमएफ जो है जो करैक्टरिस्टिक उसकी थी, तो इस वही करैक्टरिस्टिक इस इंड्यूस्ड चार्जेस की भी होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस होती है, जबकि वो टाइम पे तो डिपेंड कर रही होती है। देखें एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, टाइम पे भी डिपेंड करती है। इंड्यूस ईएमएफ नहीं डिपेंड करती तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती या सर्किट पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इंड्यूस चार्जेस भी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे डिपेंड नहीं करेंगे। चार्ली ऑप्शन आ जाएगी।
ठीक है, टाइम पे तो डेफिनेटली डिपेंड करेगी वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 37। जी, क्वेश्चन 37 में देखें, द कॉइल एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी इफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री द चेंज इन फ्लक्स विल बी। तो क्वेश्चन 37 में देखें, कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, ज़रा आप नोट करेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी। उसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, उस वक्त उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस गुजर रही हैं उनकी वैल्यू φ1 है, और उस वक्त आप ये कह सकते हैं जो φ1 है वो फ़िलहाल किसके बराबर है, उसमें फार्मूला लगाएं a b cos थीटा, तो φ1 बराबर आ जाएगा a इंटू बी कॉस ऑफ 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल है, क्योंकि कॉइल फ़िलहाल इस तरफ वेक्टर एरिया राइटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी राइटवर्ड है, तो cos 0 कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए φ1 बराबर आ जाएगा a b के बराबर या फिर b a के बराबर। लेकिन अब आप कॉइल को रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे, यानी एरिया पहले राइटवर्ड था, आप लेफ्टवर्ड बना देंगे। ये देखें, ये एरिया बिल्कुल आप उसके उलट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया जो है उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरफ है, तो अब थीटा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो अब आप फ्लक्स निकालेंगे तो आ जाएगा b इंटू ए कॉस ऑफ 180, कॉस 180 कितना होता है, -1 के बराबर, तो ये -ba के बराबर आ जाएगा, ये φ2 आ गया। तो हमसे उसने बोला है कि चेंज ऑफ फ्लक्स निकालें कितना है, तो आप डेल्टा फाई निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा φ2 माइनस φ1 के। तो देखें φ2 बराबर आ गया -ba के, और φ1 भी ba के ही बराबर था, या ab के बराबर चले कह लें, तो डेल्टा फाई बेटे बराबर आ जाएगा -2ba या फिर -2ab के। तो क्या ये ऑप्शन है, तो मैग्नीट्यूड हमसे वो पूछ रहा था चेंज ऑफ फ्लक्स की, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन लगाएंगे, 2ba के बराबर आ जाएगा जी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38 को। जी, क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन 38 में कह रहा है, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ लेंथ L is falling with the velocity v perpendicular to uniform horizontal magnetic field B. The potential difference between its ends will be. तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है VBL sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा चूँकि 90 है, क्योंकि उसने खुद ही बोला है, ठीक है, उसने हमें खुद ही बताया है कि परपेंडिकुलरली वो फॉल कर रहा है, तो इसलिए हम देखेंगे तो E बराबर आ जाएगा VBL के, या फिर अगर आपने लेंज़ लॉ का भी ख्याल रखना है तो माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो VBL के बराबर होगी या फिर खाली BVL के बराबर, ये बीटा ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो असल में इसमें डेल्टा ऑप्शन आएगी, ये गलती से लगी हुई है, आप इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखेंगे क्वेश्चन 39 को तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सारी स्टेटमेंट मैंने सामने कर दी हैं स्क्रीन के, तो इनको ज़रा पढ़ें। क्वेश्चन 39 की हम बात करेंगे, हम हर एक स्टेटमेंट की फिगर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। कह रहा है सर्कुलर रिंग इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग होता है और ये इसके एक्सिस होते हैं, ये इसके एक्सिस हैं। तो ये सर्कुलर रिंग अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, यानी ये इस तरह से इसकी रोटेशन है, हम यानी उसके एक्सिस के गिर्द इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कि इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, फ़र्ज़ किया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर ये अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता रहेगा तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करते रहें तो कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए हम कहेंगे नो EMF इज़ इंड्यूस इन इट। ऑप्शन बी देखें, सर्कुलर रिंग इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF इज़ इंड्यूस इन इट। तो अब दोबारा हम उसको उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस हैं ये वेरिएबल है, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स अब चेंज हो रहा है एरिया ऑफ द रिंग में, तो एरिया ऑफ द रिंग में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली इसमें EMF पैदा हो जाएगी। ऑप्शन सी देखें, कह रहा है सर्कुलर रिंग इज़ रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and induction of the magnetic field is increasing at a constant rate, EMF induced in the ring may be equal to 0 for an elemental time interval। तो देखें इसमें अब वो कह रहा है कि पहले तो इसके ये एक्सिस थे, अब वो कह रहा है कि जो सर्कुलर रिंग है वो अपने ही किसी डायामीटर के एक्सिस के अलॉन्ग, फर्ज किया ये इसका डायामीटर है, तो अब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये
ये इसके एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। यानी यूँ समझ लें कि ये मेरा हाथ है, ये अब ऐसे, ये हाथ है तो ये पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, यानी इस तरह से ये तरतीब होगी। तो अगर आप इसमें फ्लक्स इस तरह से इसमें से पास करवाएंगे, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरिएबल हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब क्या है, वेरिएबल है। यानी हम यूँ रोटेट कर रहे हैं फ्लक्स को, रिंग को। पहले तो हम उसको उसी के एक्सिस के गिर्द ऐसे ही रोटेट कर रहे थे ना, कि जैसे उसके अपना जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कट नहीं कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड को कट करके गुजरेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इस पोजीशन से, यानी ये इसकी पोजीशन थी, तो आप इस पोजीशन से इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे। तो जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो था इसके अंदर वो डिक्रीज़ करेगा डेफिनेटली। यहाँ पे सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर रही हैं इस पोजीशन पे, लेकिन जैसे ये ऐसी पोजीशन में चला जाएगा तो इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी। इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू जो है वो बराबर होती है एन डेल्टा फाई, एन तो यहाँ पे 1 है, तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। तो आप अगर इसको इस तरह से रोटेट करते हैं अलॉन्ग द डायमीटर, इस तरह से रोटेट करते हैं, तो एरिया की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। उसने खुद ही बोला है दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होगा। ये हमारी बुक के अंदर भी एक एमसी अपना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये ऑप्शन दी हुई थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि दोनों चीज़ें बदलें, मैग्नेटिक फील्ड भी और एरिया भी, और फिर भी ईएमएफ पैदा ना हो। तो डेफिनेटली ये उसकी एग्जांपल है कि मैग्नेटिक फील्ड वो कह रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब आप इस तरह से रोटेट करेंगे इस रिंग को तो एरिया जो है उसका डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो एरिया डिक्रीज़ करने से मुराद है तो उसका जो इफेक्टिव एरिया जो जिसने फेस करना था मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि फाई इंटू कॉस थीटा कह लें, और थीटा की वैल्यू जो है इस पोजीशन पे तो 0 थी, तो थीटा की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ती बढ़ती 90 की तरफ जा रही है। तो 0 से जब 90 की तरफ बढ़ेगी एंगल की वैल्यू, आप एंगल की मदद से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे जो वेक्टर एरिया है ये बिल्कुल पैरेलल है इस पोजीशन पे, लेकिन जब आप इसको कॉइल को रोटेट करेंगे तो इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का बनता जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। चलें एरिया आप कह लें कि एरिया डिक्रीज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिर कौन सी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, एरिया कांस्टेंट है, लेकिन जो कॉस थीटा का फैक्टर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। जितनी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज़ कर रही है, कॉस थीटा की वैल्यू उतनी डिक्रीज़ कर रही है। प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो लंबी डिस्कशन थी इसकी, लेकिन चले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली 3 डिमेंशनल फिगर्स इन्वॉल्व थी, इसलिए हमें थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ी आपकी। डेल्टा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40 जी। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, हमने पहले भी बोला है कि जो हमने लेमिनेट करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर को, उसका पर्पज़ क्या होता है, एडी करंट्स को ख़त्म करना या उसको कम करना। ठीक है, तो क्वेश्चन 40 में अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 41 जी। क्वेश्चन 41 में है द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर इज़ मैक्सिमम। तो बैक ईएमएफ कब मैक्सिमम होती है, ठीक है। बैक ईएमएफ आपको पता है कि डिपेंड कर रही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, तो जहाँ पे फ्लक्स का रेट मैक्सिमम रेट के साथ चेंज होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो जब कॉइल की रोटेशन मैक्सिमम होती है तो इसीलिए वहाँ पे फिर इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ मैक्सिमम पैदा होती है, इसलिए हम ऑप्शन लगाएंगे अल्फा। द मोटर हैज़ पिक्ड अप मैक्सिमम स्पीड। जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, उस वक्त इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन 42 देखें। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़। इलेक्ट्रिक मोटर है, हम उसको बिजली देते हैं, आगे से वो रोटेट करती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 43 देखें। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 1:20। द रेशो ऑफ द करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी। तो हमें ये पता है कि जो रेशो होती है NS/NP की, ये इन्वर्सली रिलेटेड है करंट्स के साथ, यानी IP/IS के बराबर होगी। तो हमें ये जो रेशो दी हुई है ये 1:20, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की है, यानी हमें गिवन क्या है, NP/NS। NP/NS किसके बराबर दिया हुआ है, 1/20 के। तो हमें उसने पूछा है रेशो ऑफ करंट इन द प्राइमरी टू सेकेंडरी, IP/IS निकालना है हमने, IP/IS, तो वो इसके उलट होगा, जो ये रेशो है
ठीक है, तो ये अगर 1/20 है तो वो 20/1 के बराबर होगी, तो इसलिए हम ऑप्शन लगा देंगे बीटा। जी नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 44, ये 43 था। 44 क्वेश्चन में देखते हैं जी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 1000 एंड 100 रिस्पेक्टिवली इफ़ 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज इज इम्प्रेस्ड। देखें, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनपुट पे 200 वोल्ट डीसी दे दिए हैं, तो अब ट्रांसफार्मर डीसी वोल्ट पे ऑपरेट ही नहीं हो सकता, तो इसलिए हम अल्फ़ा ऑप्शन लगा देंगे कि आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिलेगी। जो ट्रांसफार्मर है वो इस पर डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होता। तो ये था इसका क्वेश्चन 45 का आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये 44 था, 44 के बाद 45। जी क्वेश्चन 45 देखिएगा। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें दिया हुआ है द रेशो ऑफ इज़ 1/10। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था और उसमें रेशो थी 1/10 की। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यानी अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये NS/NP होगा ना। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो NS/NP, तो इसका मतलब ये 10/1 हमें रेशो गिवन होगी, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी के कम होते हैं, इसलिए हम इसको 1/10 नहीं लिखेंगे बल्कि 10/1 लिखेंगे ताकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फार्मूला बने ना। ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी इज़, यानी ये हमें आउटपुट पे रेजिस्टेंस लगाई हुई है। इस ड्राइंग करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, इसका मतलब ये सेकेंडरी करंट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट, तो हमें प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट निकालना है। तो इसमें देखें, हम चलें सबसे पहले तो इसमें निकालेंगे प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट किसके बराबर आ जाएगा कि क्योंकि हमें NS/NP दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो NS/NP का जो रिलेशन बनता है किसके साथ, IP/IS के साथ, तो वो बराबर होता है किसके, बिल्कुल इसके उलट होता है, यानी वो बराबर होगा NS/NP के। रेशो करंट की और टर्न्स की उलट होती है, तो इसलिए NS/NP हमें दिया हुआ वो है 10/1। हमें IP निकालना था, तो ये बराबर आ जाएगा 10/1, 1 ख़त्म कर दिया तो IS से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा IS। सेकेंडरी करंट हमें गिवन था, सेकेंडरी करंट किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है जी। क्वेश्चन 45 में ये देखें, ये सेकेंडरी करंट है असल में 0.5। ठीक है, आउटपुट करंट है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी करंट आ जाएगा 10 × 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पेयर। ठीक है, तो प्राइमरी करंट हमें पता चल गया कितना आया, 5 एम्पेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम जी बच्चों, तो हमने प्राइमरी करंट जो है वो निकाल लिया है। तो क्वेश्चन 45 की हम बात कर रहे थे ना कि हमने प्राइमरी करंट निकालना है। प्राइमरी करंट निकला, प्राइमरी वोल्टेज के लिए देखें हम ऐसा करते हैं कि हम पहले सेकेंडरी पावर निकाल लेते हैं। सेकेंडरी पावर आसानी से निकल आएगी। देखें, हम ये फार्मूला अगर यूज़ कर लेते हैं, P सेकेंडरी पावर इज इक्वल टू P/I² फार्मूला लगा लें। ठीक है, सेकेंडरी अगर करंट और सेकेंडरी रेजिस्टेंस को यूज़ कर लें, क्योंकि हमें ये दोनों गिवन है, हमें पता है सेकेंडरी पावर प्राइमरी के बराबर होती है, तो फिर हम यहाँ से पावर की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे प्राइमरी वोल्टेज निकालने के लिए। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमें IS उसने 0.5 एम्पेयर दिया हुआ है, ये मैंने 0.5 यूज़ कर लिया। RS की वैल्यू मुझे गिवन है 200 के बराबर है, 200 ओम। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 0.5 किसके बराबर आ जाएगा, 0.25 के। तो आप 0.25 को 200 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास सेकेंडरी पावर आ जाएगी किसके बराबर, ये 50 आंसर आ जाएगा। ये 50 वाट आ गई। अब देखें, जितनी सेकेंडरी पावर है उतनी ही प्राइमरी पावर है, यूँ समझ लें हमें प्राइमरी पावर दी हुई है, तो प्राइमरी पावर का फार्मूला लगा देते हैं, P = VP × IP। हमें प्राइमरी वोल्टेज चाहिए थे ना, तो वो प्राइमरी पावर ओवर प्राइमरी करंट के बराबर आ जाएंगे, तो ये VP की वैल्यू आ गई। तो देखते हैं जी, प्राइमरी पावर जो है वो बराबर थी 50 के, और प्राइमरी करंट हमने निकाला हुआ था वो किसके बराबर था, 5 के। दोनों को कैंसिल करें, हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरतीब से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं जी, बिल्कुल ये देखें, क्वेश्चन 45 में 10 वोल्ट आंसर आ गया प्राइमरी वोल्टेज का, और प्राइमरी करंट का आंसर था 5 एम्पेयर। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ओके हो गया जी। हम अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 ख़त्म हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन 46 की स्टेटमेंट देखें, तब तक आप स्टेटमेंट क्या है जी। क्वेश्चन 46 की स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 200 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज 10. If 240 volt AC is applied to the primary, the output from the secondary will be. ठीक है, हमें आउटपुट निकालनी है सेकेंडरी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। हम इसमें जस्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। VS हमें निकालना है, वो बराबर आ जाएगा VP इंटू NS ओवर NP। तो VP हमें गिवन है वो 240 वोल्ट है, प्राइमरी वोल्टेज हमें दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज, और हमें NS ओवर NP टर्न रेशो भी दी हुई है 10 ओवर 200 आई थिंक, यस ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी हमें दिए हुए हैं 200, ठीक है, यस। तो ये हमारे से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको आप इससे कैंसिल कर दें, इसको आप इससे कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट के बराबर आ जाएंगे। यस, चार्ली ऑप्शन में 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 46 का आंसर आ गया 12 वोल्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 47 जी। क्वेश्चन 47 में हमें थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरा मेथड मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना था, बाकी हम बाद में देखते हैं कि ऑप्शंस कौन सा ठीक है। हाँ जी, 47 में है, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड रन फ्रॉम DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट व्हेन अनलोडेड। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। यस, 12 वोल्ट व्हेन अनलोडेड, इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर व्हेन ए सर्टेन लोड इज कनेक्टेड, इट्स स्पीड बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स अनलोडेड वैल्यू, देन द करंट इन द एम्पेयर इट ड्रॉज इज। तो हमें यानी पहले उसने खुद ही दी हुई है वैल्यू, करंट की 2 एम्पेयर था जब कोई लोड नहीं डाला हमने उस पर मोटर पे। जब लोड डाला तो डेफिनेटली मोटर की स्पीड कम होगी, और उस पर जब फिर वो करंट ड्रॉ करेगी तो वो कितना होगा। तो हमें इसको इस फार्मूले से निकालना होगा। ये फार्मूला है I इक्वल टू V माइनस E ओवर R। ये बैक करंट या बैक EMF का जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर रहे हैं। देखें, वोल्टेज हमें उसने दिए हुए हैं, 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही थी मोटर, और जो EMF उस वक्त पैदा हो रही है वो हमें नहीं इलम, हम उसकी निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा V माइनस E, और हमें करंट दिया हुआ ना उसने बोला कि इस वक्त उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने उसकी वैल्यू 2 लगा दी। ये आ जाएगा 12 माइनस E ओवर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसने 2 ओम दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 12 माइनस E, और आप देखेंगे कि ये बन जाएगा 4 माइनस 12 इक्वल टू माइनस E। ये आ जाएगा माइनस E इक्वल टू माइनस 8। ये E की वैल्यू मेरे पास 8 वोल्ट बनती है। ये वो इंड्यूस EMF है जब हमने कोई लोड नहीं डाला हुआ। अब आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है जनरेटर का, वो इस फार्मूले को फॉलो करता है। ठीक है, मैक्सिमम EMF जो उसके अंदर पैदा होती है वो N ओमेगा AB के बराबर होती है, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओमेगा और E0। उसने बोला कि जब आप उस पर लोड डालते हैं तो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है पहले से स्पीड जो है वो हाफ़ हो जाती है। तो अगर ये हाफ़ होगी तो इसका मतलब EMF भी हाफ़ हो जाएगी। तो पहली जो EMF थी वो थी 8, तो इसका मतलब अब जब आपने उसकी स्पीड हाफ़ कर दी है तो ये EMF कम होके, जब आप ओमेगा हाफ़ कर देंगे तो EMF कम होके 4 हो जाएगी। तो ये नई वैल्यू आएगी हमारी 4 वोल्ट, जो हमें यूज़ करनी चाहिए। कब? जब हमने लोड डाला तो उस वक्त जो वोल्टेज इंड्यूस EMF में पैदा हो रहे हैं, या इंड्यूस EMF जो पैदा हो रही है वो 4 वोल्ट के बराबर होगी। तो अब हमें इसके कॉरेस्पॉन्ड करंट निकालना है। तो ये बराबर आ जाएगा I इक्वल टू V माइनस E ओवर R के। वोल्टेज फिर उसी तरह से हम अप्लाइड वोल्टेज 12 भी लेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब जो इंड्यूस EMF पैदा हो रही है वो 4 के बराबर है। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो यहाँ पे हम अगर यूज़ करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी हमने इसको पहले 2 लिया था। 1 सेकंड प्लीज़, मैं ज़रा डाटा दोबारा से चेक कर लो। जी स्टूडेंट, हम थोड़ी सी गलती कर रहे थे इसमें, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 2 ओम ले ली थी। तो बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह से ही है। मैंने रेजिस्टेंस को अगर 1 लेते हैं, ठीक है, I इक्वल टू V माइनस E ओवर R, तो ये हमारे पास फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 12 माइनस E। तो हम 12 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये माइनस
10 बन जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो ई की वैल्यू 10 वोल्ट के बराबर आ रही है। तो इसका हाफ जब करेंगे तो वो 5 वोल्ट हो जाएगी। अब हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे, जब उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हुई तो उस वक्त जो नया करंट बनेगा वो V माइनस ई ओवर आर आएगा, तो ये 12 माइनस 5 ओवर 1 आ जाएगा, जो कि 7 एम्पेयर के बराबर आएगा। तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन राइट होगी। तो इसमें वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो गई है, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी पहले कितनी ले ली थी, वो 2 ले ली थी, जबकि हमें गिवन 1 था। तो बहरहाल आई की वैल्यू 7 आ गई। गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। जी, क्वेश्चन 48 में हमें एक डायग्राम दी हुई है और हमें ट्रांसफार्मर का डाटा दिया हुआ है। इसको आप पढ़ें। प्राइमरी और सेकेंडरी की वैल्यूज़ हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, हमें टर्न्स रेशोज़ दी हुई हैं। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखें, फर्स्ट स्टेप में आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमें उसने बोला है कि 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ देता हूँ। डायग्राम शोज एन आयरन कोर ट्रांसफार्मर एज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट। इट मीन्स इसकी इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होंगी। तो रेशो ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स टू द प्राइमरी इज़ 1/20। ठीक है, यानी NS/NP जो है हमें दिया हुआ है कितना, NS/NP इज इक्वल टू 1/20 आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए 240 वोल्ट AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी। ये प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू आ गई 240 वोल्ट। एंड ए 6 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो हमें IP की वैल्यू निकालनी है। तो IP की वैल्यू फिर हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, जो पिछला क्वेश्चन 45 था, ऑलमोस्ट उसी की तरह का है, लेकिन हम यहाँ पे देखें कैसे निकालेंगे इसको। हम ऐसा करते हैं कि NS/NP 1/20 दिया हुआ है हमें, तो इसको बराबर ले लेंगे VS/VP के। यह आ जाएगा NS/NP इज इक्वल टू VS/VP के। तो यहाँ से हम अगर VS/VP की वैल्यू लगाते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है 1/20 आ गया, और VS की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें VP दिया हुआ उसने। VP कितना दिया हुआ जी, VP की वैल्यू लगाते हैं 240। यस, ये आ जाएगा 240 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू VS। ये आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास 12 वोल्ट बन रहे हैं। तो 12 वोल्ट आंसर आ रहा है सेकेंडरी वोल्टेज का। अब चूंकि उसने बोला है कि व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी, तो करंट इन द प्राइमरी के लिए हम देखें ये स्कीम यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर ये फार्मूला यूज़ करता हूँ कि पावर बराबर होगी प्राइमरी की, वो आएगी VP इंटू IP के। ओके हो गया। हमें निकालना है यानी IP, तो IP किसके बराबर होगा, प्राइमरी पावर ओवर VP इज इक्वल टू प्राइमरी करंट। यानी ये फार्मूला यूज़ करके हम प्राइमरी करंट निकाल सकते हैं। अगर हमें प्राइमरी पावर नहीं भी गिवन तो हम कह सकते हैं क्योंकि 100% एफिशिएंट है तो हम सेकेंडरी पावर यूज़ कर लेते हैं। अब सेकेंडरी पावर जो है उसके लिए हम ये डाटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेकेंडरी की पावर इस फॉर्म में गिवन है V²/R फार्मूला यूज़ करके इसको VP से लिख सकते हैं। यानी इस तरह से हमने प्राइमरी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सेकेंडरी वोल्टेज है और ये उसकी रेजिस्टेंस है, यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर और रेजिस्टेंस। तो ये हमने निकाले हैं पहले ही। ये 12 वोल्ट थे, तो ये 12 का हम स्क्वायर करेंगे, और रेजिस्टेंस जो हमने अटैच की हुई है उसने फिगर में ये 6 के बराबर है आउटपुट पे, और वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी जो है ये हमें पहले गिवन थे। वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी जो है वो 240 के बराबर है, वो हमें गिवन है, ये हमने 240 लगा दिए। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो ये 144/6 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 144/6/240, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आप पढ़ लें इसको। 144/6/240। 144/6 को कैंसिल करें, 6 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 6 2 द 12। ठीक है, और 6 4 द 24। तो ये हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 240। 24 डिवाइडेड बाई 240, आप इसको कैंसिल कर दे, 1/10 बन रहा है, यानी 0.1 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। तो प्राइमरी का करंट हमारे पास कितना आया, 0.1 एम्पेयर, अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ठीक है, ट्रिकी था कि हमने किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी पावर को आपस में कोरिलेट करना होता है। हमें अगर सेकेंडरी दी हो तो प्राइमरी बना सकते हैं उसको, अगर प्राइमरी दी हो तो हम उसको सेकेंडरी बना सकते हैं। जी, ये हमारा था क्वेश्चन 48। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49। जी, जो क्वेश्चन 49 है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ें।
A particle is moving in a field, the force acting on it will be in the same direction as the field if the particle is। तो इसमें ये कह रहा है कि हमें कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है फील्ड में और उसके ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में फील्ड है। तो बताएं जी कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें फोर्स भी वही उसी डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ऐसा कब होता है? जब चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज एंड इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑप्शन ठीक होगी, डेल्टा ऑप्शन। जी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 50। जी क्वेश्चन 50, an alternating EMF given by V equal to V naught sin of omega t has peak value 10 volt and frequency 50 hertz. The instantaneous EMF at t equal to 1 over 60 100 second is। तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, हमें V equal to V naught sin थीटा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालने हैं, बल्कि उसने खुद ही हमें दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला, इसको आप यूज़ कर लें। ये आ जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, V नॉट की वैल्यू 10 है, हमने लगा दी, ओमेगा को 2 पाई f के बराबर लिख दें, और t की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 1 ओवर 600 है, तो मैं इसकी जगह पे 1 ओवर 600 पुट कर देता हूँ। ये हमारे पास सारा एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी V इक्वल टू 10 इंटू साइन 2 पाई, f की वैल्यू लगाएं, f उसने 50 दिया हुआ है, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 600, ये इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 बन जाएगा, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली साइन इंटू पाई बाय 6, ये 6 बन गया था। तो साइन पाई बाय 6 किसके बराबर होता है? साइन 30 के, इसको आप साइन 30 बोलते हैं, और साइन 30 1 ओवर 2 होता है, ये 10 ओवर 2 बराबर आ जाएगा 5 वोल्ट्स के। जी बेटे, तो क्या ऑप्शन आ गई हमारे पास? राइट ऑप्शन, ये 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन को हम राइट करते हैं। क्वेश्चन 50 तक हमारे हो गए हैं। जी बेटे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 51। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ AC मेन्स इन पाकिस्तान इज़, तो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आ रही है, पाकिस्तान में वापडा जो हमें पावर सप्लाई दे रहे हैं उसमें 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है उसकी। 52 देखें, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज़ इक्वल टू, तो हमें पता है ये फार्मूला है जी रूट मीन स्क्वायर का, किसके साथ? पीक वैल्यू के साथ, आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट वैल्यू बनती है। तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे बीटा, लेकिन इसमें अनलकीली स्लैश या ऑब्लिक मौजूद नहीं है, तो शायद आपको कन्फ्यूजन हुई हो, जिसकी वजह से चले मैं ग्रेस मार्क्स रिकमेंड करता हूँ, लेकिन बीटा ऑप्शन आनी थी, इसमें 1 ओवर अंडर 2 बनता है ये। 53 देखते हैं, इफ़ द इंस्टेंटेनियस करंट इन ए सर्किट इज़ गिवन बाय 1 I इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा t एम्पेयर, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज़, तो RMS वैल्यू क्या होगी? फिर दोबारा देखें, हमें यही फार्मूला यूज़ करना है जी, RMS बराबर होगा किसके? आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 के। ये पीक वैल्यू होती है, यहाँ पे पीक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? ये जो वैल्यू लिखी होती है इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, तो आई नॉट की जगह पे आप a लिख देंगे, ये a ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो RMS वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? चार्ली ऑप्शन के a ओवर अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54, इफ़ V रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन एन AC सर्किट, द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ये है कि V, अगर आप इसी फार्मूले को वोल्टेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि VRMS बराबर होता है V नॉट ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये V नॉट ओवर अंडर 2, या अगर पीक वैल्यू V के बराबर है तो V ओवर अंडर 2 आंसर आ जाएगा, तो ये RMS वैल्यू की बराबर आएगा V ओवर अंडर रूट 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 55 है, अल्टरनेटिंग करंट कैन बी मेजर्ड बाय, तो डिफरेंट मीटर्स हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है उससे नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि उसकी नीडल वाइब्रेट करती रहेगी AC करंट के केस में। बीटा ऑप्शन में है टेंजेंट गैल्वानोमीटर, ये भी गैल्वानोमीटर नहीं यूज़ हो सकता, गैल्वानोमीटर नहीं हम यूज़ कर सकते, ठीक है। नन ऑफ द अबव, तो हॉट वायर एमीटर ज़्यादा प्रॉपर ऑप्शन थी, ठीक है, हॉट वायर एमीटर।
तो इसलिए चार्ली ऑप्शन में इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको करंट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसलिए हार्ट वायर एमीटर को हम राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 जी। क्वेश्चन 56 में है जी, इन अबव इक्वेशन 56 में 220 वोल्ट मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओहम, द इफेक्टिव करंट इज। तो इफेक्टिव करंट डेफिनेटली आरएमएस करंट कहलाता है, और चूंकि हमें आरएमएस वोल्टेज दिए हुए हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे I इक्वल टू वी ओवर आर। तो ये खुद ब खुद ही इफेक्टिव करंट आ जाएगा, क्योंकि हमें जो गिवन वोल्टेज है वो एवरेज वोल्टेज है, इफेक्टिव वोल्टेज है। ये वैल्यूज़ लगा दें, 10 किलो ओहम 10⁵ बन जाएगा। वोल्टेज हमें 220 गिवन है, तो 220 को आप डिवाइड करेंगे 10⁵ के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 220 इंटू 10⁻⁵ बन जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे +2 लिख दें इसको, तो ये 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर बन जाएगा, जिसको आप 2 मिली एम्पेयर का नाम भी दे सकते हैं। तो ये 2 मिली एम्पेयर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, 2.2 आ जाएगा ना। हाँ जी, हम इसको 2.2 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, तो 2.2 मिली एम्पेयर ऑप्शन आ जाएगी। ये क्वेश्चन 56 था जी। क्वेश्चन 57 देखें, इन अबव इक्वेशन द पावर डिसिपेशन इज। तो हमने पावर डिसिपेशन निकालनी है, उसके लिए ये फार्मूला होगा P इक्वल टू VI। हमें वोल्टेज भी गिवन है, ये 220 वोल्टेज और करंट हमने निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा वोल्टेज है 220 इनटू करंट है 2.2 मिली एम्पेयर, या फिर आप इसको लिख सकते थे 2.2 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 22 बना दें, 10 ख़त्म कर दें, 0 ख़त्म कर दें, इसको 22 बना दें, यहाँ पे 10⁻⁴ आ जाएगा। ये हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 22 इंटू +10, यहाँ -10 वो कैंसिल हो गए, तो ये 22 इंटू 22 10⁻³ बन जाएगा ना। इसको आप सॉल्व कर लें, 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 484 इंटू 10⁻³ वाट। तो ये 484 मिली वाट भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये 484 मिली वाट आंसर आ जाएगा। यस, 57 ख़त्म हुआ। 58 देखें। हाँ जी, 58 में उसने हमें थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है। ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC supply is connected across a resistance of 50 kilo ohm. The current at a time t second assuming that it is 0 at the t equal to 0 is। तो हमें यानी करंट निकालना है एट अ टाइम टी, यानी इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट आपको पता है ये इसी फार्मूले से निकल सकता है, V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी से, क्योंकि उसमें t की वैल्यू इंस्टेंटेनियस टाइम कहलाता है, तो वहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट निकल आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें I0 की वैल्यू चाहिए होगी ना। लेकिन I0 यानी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें I0 नहीं पता, तो I0 की फाइंडिंग कैसे की जाएगी, I0 कैसे निकाला जाएगा। हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा, यानी I0 बराबर होता है √2 इंटू IRMS। तो लेकिन हमें RMS भी तो नहीं दिया हुआ, तो RMS करंट हम कैसे निकालेंगे, ये RMS निकालते हैं। अब हमें RMS करंट निकालना होगा इस फार्मूले से, फॉर्मूला से I इक्वल टू V ओवर आर से, क्योंकि हमें ये इफेक्टिव वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यूज़ गिवन है। तो ये हमें वोल्टेज दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस दी हुई है। वोल्टेज की वैल्यू है जी 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50, दोनों को डिवाइड करते हैं, यह आ जाएगा 220 ओवर 50 किलो ओम, 50 इंटू 10⁻³ लगा देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी IRMS यानी 4.4 मिली एम्पेयर। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 4.4 मिली एम्पेयर, ये RMS में करंट आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास देखें I0 निकाल सकते हैं। I0 किसके बराबर निकलेगा, I0 बराबर आ जाएगा √2 इंटू IRMS, वो है 4.4 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.16 मिली एम्पेयर, 6.16 मिली एम्पेयर, यानी क्योंकि 4.4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.4 को 4.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.16 मिली एम्पेयर आ गया।
तो अब देखें हमारे पास आई नॉट की वैल्यू मौजूद है, तो हम अब इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आई नॉट की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 6.16 मिलियन पे साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है वो 2πf टी के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें उसने फ्रिक्वेंसी दी है, यस। तो ये आ जाएगा 2πf इंटू टी। तो ये आ जाएगा 6.16 इंटू 2 पाई की वैल्यू उसने रिजॉल्व की हुई है, यस। तो हम पाई की जगह पे वैल्यू लगा देते हैं 3.14 और एफ़ की जगह पे 50 और साथ टी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इस सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 3.14 को आप इसको सिंपली 3 ले लें, ना 14 लें, तो आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास 6.16 इंटू, ठीक है, 300 टी के बराबर ऑलमोस्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलो 314 ले लें, 3.14 अगर लेते हैं तो ये हमारे पास 314 टी के बराबर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगी 6.6 इंटू साइन 314 टी। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो यही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी, ओके। तो जो कि क्लोज है हमारे आंसर के, बाकी कोई भी नहीं है, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को राइट किया। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ 58। नेक्स्ट देखते हैं 59। जी क्वेश्चन 59 की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन 59, the rate of heat production in the resistance due to an alternating current of peak value 10 ampere is same as that due to direct current of। तो देखें वो कह रहा है कि पीक वैल्यू अगर 10 एम्पेयर है तो इसका इफेक्टिव करंट कितना निकलेगा, यानी आरएमएस की बात कर रहे हैं ना। तो वो आई नॉट ओवर √2 होगा, ठीक है, आई नॉट ओवर √2। यहाँ पे पीक वैल्यू उसने 10 दी हुई है ना, तो हम इसको 10 ओवर √2 कह सकते हैं। तो ये इफेक्टिव करंट होगा। जो हीट प्रोड्यूस होती है फार्मूले में, वो उसका वहाँ पे जो फार्मूले में जो करंट यूज़ होता है इसमें ये आरएमएस करंट होता है। तो इसका मतलब वो 10 ओवर √2 की वैल्यू के बराबर हीट पैदा करेगा कंडक्टर। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन हम लगा देंगे इसमें कि ठीक है, यानी हीट प्रोडक्शन के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आरएमएस करंट होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आरएमएस करंट के बराबर जो वैल्यू होती है करंट की, उतनी ही हीट उसमें पैदा होती है। इसी तरह से देखें क्वेश्चन 60 भी इसी तरह से है। द हीट प्रोड्यूस इन ए गिवन रेजिस्टर इन ए गिवन टाइम बाय साइनोसाइडल करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी सेम एज दैट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट भी आरएमएस करंट को बोलते हैं। तो स्टेडी करंट अगर आपने निकालना है तो फिर दोबारा यही फार्मूला होगा आई नॉट ओवर √2। यहाँ पे उसने पीक वैल्यू हमें आई नॉट ही दी हुई है, तो इसका मतलब स्टेडी करंट आई नॉट ओवर √2 के बराबर आएगा। तो इसके बराबर जो करंट है, यानी इस करंट के बराबर हीट पैदा होगी, यानी ये वैल्यू यूज़ करके हीट निकाली जाएगी। तो अल्फ़ा ऑप्शन हम राइट करेंगे आई नॉट ओवर √2। जी बेटे हमारा ये डिस्कशन ख़त्म हुई है। अल्लाह ताला हमें इसमें समझ दे, ठीक है, और हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नेक्स्ट डिस्कशन तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।